गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोगों का स्वागत है। आवाज जा रही है तो फिर आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रहनुमा, राकेश, नेहा, अंजू, सोनाली, राजू, रंजन, चलिए गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ये सेक्शन एक लॉजिकल सेक्शन है और चूंकि इसको हम लोग पहले इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार के मैप को देखा था और मैप को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर जो बिहार का भूगोल है, वो ज्योग्राफी पार्ट है, वो उस मैप के थ्रू काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और थोड़ा सा क्लास पर आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग सेक्शन के आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट के आ रहे हैं, तो अभी हम कोई जवाब नहीं देंगे। अभी हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ेंगे और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है आपका। कौन सा किताब आ रहा है, बुक नहीं आ रहा है, कब आएगा, ये आएगा वो आएगा, उस क्लास में ये, तो सारी चीजें मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं उन विषयों पर नहीं चर्चा करूंगा जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो आते हैं बिहार के ज्योग्राफी पार्ट पे। बिहार के ज्योग्राफी पार्ट में जो अगर देखें तो आज के टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा बिहार के भूगोल के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल डिवीजन, या जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक विभाजन। तो अगर हम लोग यहां भूगोल पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि बेसिक रूप से जो भौतिक विभाजन है वो क्या है, और इस भौतिक विभाजन को समझने के साथ ही आप ज्योग्राफी के एक अच्छे खासे पार्ट को आप कवर कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिजिकल डिवीजन को कैसे समझे थोड़ा अच्छे से, अगर इस पे चर्चा करते हैं हम लोग, तो इसको समझ सकते हैं जब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे इंडिया पर और बिहार के लेवल पे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो जैसे इंडिया वाले पार्ट पे चर्चा करते हैं, तो इंडिया वाले पार्ट पे अगर हम चर्चा करते हैं तो ये एक भारतीय मानचित्र को थोड़ा सा देख के आपको काफी कुछ समझ में आएगा और इससे आप बिहार की तुलना भी कर पाएंगे। दूसरी ओर हम लोग थोड़ा सा बिहार का जो वर्तमान मैप है उसको थोड़ा सा बना लेते हैं, उसको देख लेते हैं ताकि चीजों को समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो एक तरफ बिहार का मैप है, एक तरफ भारत का मैप है। ठीक है, और इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। मैं बता रहा हूं बार बार कि जितने भी आपके कमेंट आ रहे हैं अगर मैं उनको देखूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट जो अनावश्यक या जो भी आपके काम का भी कमेंट है उसको हम लोग लास्ट में 5 मिनट हम लोग कमेंट सेक्शन ही रखेंगे कि क्या कमेंट करना है। ठीक है, मतलब क्या आपके इश्यूज है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी से हम उस पर ध्यान देंगे तो फिर ये कौन पढ़ाएगा। फिर पता चलेगा कि आज का क्लास हम लोग कमेंट में ही खेलते रह जाएंगे और आपका 1.5 घंटे का ही क्लास रहता है और उस 1.5 घंटे में अगर हम लोग इस पर चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा आते हैं, पहले इस पे करते हैं, लास्ट में 5 मिनट में जो इश्यूज आपके होंगे या जो आपको कहना होगा उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग सबसे पहले इंडिया को देखते हैं। तो इंडिया में अगर आप आएंगे तो क्या है कि भारत का जो भौगोलिक एरिया है उसमें अगर हम यहां देखें तो इस तरह से भारत में एक पर्वतीय श्रृंखला है और इस पर्वतीय श्रृंखला को हम लोग हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय यानी पर्वतीय रेंज जो है यहां पर दिखाई देता है और इस क्षेत्र में अगर हम अपने बिहार को ढूंढे कहां है तो बिहार यहां हमें दिखाई दे रहा है और इसी कारण से बिहार में ये थोड़ा हिमालयन रेंज इस ऊपरी हिस्से में सटा हुआ दिखाई देता है।
फिर उसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट में आते हैं तो ये जो हिमालयन रेंज है उसके नीचे के क्षेत्र में यह बड़ा सा एक मैदानी इलाका है। इस मैदानी इलाके के बीच में यहां पर विंध्य पर्वत है और मध्य भाग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर पठार है। इस पठार को हम लोग कहते हैं प्लेट्यू। तो ये पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण भारत के और मध्य भारत के बीच वाले हिस्से में दिखाई देता है। इसी में दक्कन का पठार, मालवा का पठार आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद जो ये दोनों किनारे आप देख रहे हैं, जो दोनों साइड के ये जो किनारे हैं, इस पर छोटी छोटी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, खास करके ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में थोड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। तो ये पूर्वी क्षेत्र में है तो इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी साइड में है तो इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। तो ये दो तरफ से ये दो घाट जो हैं ये पहाड़ी इलाके की तरह है और ये भारत को काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसके अलावा जो इस इलाके में क्या है वो समुद्री क्षेत्र है और समुद्री एरिया आपको देखने को मिलता है। तो ये भारत का भौगोलिक ढांचा है। इसमें जो ये मेन वाला हिस्सा है जो बीच में आपको दिखाई देगा ये प्लेन एरिया है यानी मैदानी भाग, और यह मैदानी भाग ही सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है जहां से सबसे ज्यादा उपज होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये दक्षिण में ये जो राजस्थान का जो हिस्सा है ये एक तरह से मरुस्थल है और यह एक कह सकते हैं कि मरुस्थलीय भाग है। तो भारत में अगर हम लोग निकाले तो ज्योग्राफिकली हमारे पास कुछ एरिया निकल के आते हैं। सबसे उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो भारत का वो कौन सा है? मैदान। तीसरे नंबर पे हम लोग निकाल सकते हैं किसको? पठार। चौथे नंबर पे निकाल सकते हैं किसको? घाट, दोनों तरफ के घाट। पांचवें नंबर पे हम लोग देख सकते हैं क्या है? मरुस्थल। और छठे नंबर पे हमें क्या दिखता है? तो छठे नंबर पे दिखेगा, यहां पर आप देखते हैं कि क्या है? अंडमान निकोबार, यहां पे लक्षद्वीप। तो ये जो छोटे छोटे हैं इसको कहते हैं हम लोग द्वीप, आइलैंड। तो ये जो द्वीप है ये द्वीप, तो ये हो गया हमारा छठा। तो यानी भारत की ज्योग्राफिकल पार्ट में जो फिजिकल डिवीजन है वो 6 तरह के देखने को मिलते हैं। अब चूंकि इसी पार्ट में बिहार आते हैं तो बिहार में अगर हम लोग आए तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके बिहार के मध्य से क्या होती है? गंगा नदी गुजरती है। और यह बिहार के ज्योग्राफिकल पार्ट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जहां हम यहां देख रहे थे कि इंडिया में बेसिक रूप से ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो वो 6 पार्ट में है। और अगर हम यहां देखें तो यहां पर हमें कितने पार्ट में डिवाइडेड दिखाई देंगे? तो 3। बिहार में 3, यानी ये जो हिमालयन रेंज जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा था ये सिर्फ यहां पे सटा हुआ है। तो यहां पे हमें दिखेगा हिमालय यानी हिमालयन रेंज। और इस हिमालयन रेंज में क्या होता है? तो हिमालयन रेंज में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए इन श्रृंखलाओं को नाम दिया गया है। जैसे आप पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, इसके अलावा आपका जो है मध्य हिमालय है, और सबसे जो नीचे लघु हिमालय है जिसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। तो बिहार में जो टच होता है हिमालयन रेंज का हिस्सा वो कौन सा है? तो शिवालिक। शिवालिक श्रेणी जो है यह बिहार के इस हिस्से को टच करता है। तो शिवालिक रेंज का पहाड़ी हिस्सा यहां पे आपको दिखाई देगा। देन ये जो बीच वाला मैक्सिमम पार्ट है ये क्या है? तो ये मैदानी हिस्सा है। और यह मैदान क्योंकि उत्तर में है तो इसको कहा जाता है उत्तर गंगा का मैदान। तो नॉर्थ साइड का प्लेन एरिया हो गया ये। और इसको अगर साउथ में आते हैं तो इसको कहा जाता है दक्षिण में गंगा का मैदान। तो ये हो गया प्लेन एरिया। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें मिलता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र 2 तरह के हैं, एक जो थोड़े पुराने हैं और एक जो थोड़ा नया है। ये धारवाड़ रेंज का जो पहाड़ है और ये विंध्य रेंज का पठार है। और ये दोनों ही क्या है? तो ये हमारे लिए एक प्रकार का पठारी क्षेत्र है। और ये पठारी क्षेत्र जो है ये दक्षिण में दिखाई देता है, जो झारखंड से सटा हुआ एरिया है।
तो ज्योग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो बिहार के इस भौगोलिक क्षेत्र के कितने पार्ट हो गए, तो सबसे पहला पार्ट जो नॉर्थ में हमें दिखाई देगा वो हिमालयन रेंज है। दूसरा पार्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो मैदान देखने को मिलेगा, जो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, नॉर्थ प्लेन और साउथ प्लेन। और तीसरा जो हमें दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, हमारा प्लेट्यू पठारी क्षेत्र दिखाई देगा, जो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, धारवाड़ पठार और विंध्य पठार। तो इस तरह से जहां भारत 6 प्रकार के ज्योग्राफिकल एरिया को दर्शाता है, या कह सकते हैं कि भारत में 6 प्रकार के फिजिकल डिवीजन है, वहीं भारत में 2-3 टाइप के फिजिकल डिवीजन दिखाई देते हैं। इसमें अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैदानी इलाका है, लगभग 95 से 96% जो बिहार का लैंड है वो मैदानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हिमालयन रेंज का हिस्सा है वो 1% से भी कम है, लेस देन 1% है, मैक्सिमम 1 तक जाएगा लेकिन उतना भी नहीं है। और बच गया जो 3% या 3 to 4%, यह हिस्सा जो है ये पठारी है। तो यानी बेसिक रूप से बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो किस तरह का एरिया कहलाएगा, किस तरह के रेंज के रूप में इसे हम लोग जानेंगे, तो इसे हम लोग जानेंगे मुख्यतः जो है वो मैदानी भाग के रूप में जानेंगे। यानी बिहार जो है वो किस तरह का लैंड है, तो वह मैदानी भाग वाला लैंड है जिसमें हिमालयन रेंज और प्लेट्यू एरिया भी अवेलेबल है या मौजूद है, बट इसका जो परसेंटेज लेवल है वो काफी कम है। तो इंडियन ज्योग्राफी से तुलना करते हुए बिहार का जो फिजिकल डिवीजन है अगर उसको आप समझते हैं तो इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में क्या है। अब यहां से बात आता है कि इस उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के एरिया का डिवीजन कैसे किया गया और ज्यादा विस्तारित इसको कैसे किया गया। ठीक है, तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का जो एरिया है उसको थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए थोड़ा हम लोग उसका डिवीजन करेंगे। ये गंगा नदी, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो जो ये हिमालयन रेंज है, इस हिमालयन रेंज की जो श्रृंखला है, इन श्रृंखला को कुछ नाम दिया गया। जो सबसे पहले है उसको कहा गया सोमेश्वर पहाड़ी, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है इसको कहा गया दून घाटी, और फिर उसके बाद जो है इसको कहा गया रामनगर दून। आप दून घाटी और दून के बारे में जो वर्ड सुनते हैं, ये क्या होता है, ये दून क्या होते हैं, किस तरह से इसका ज्योग्राफिकल एरिया आपको दिखाई देता है, थोड़ा सा इसको समझिए। मुकेश कुमार बोर्ड वाइट कीजिए, सब लोगों के लिए यही बोर्ड है, एक ही बोर्ड है भाई। जब बाकी लोगों को दिख रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइए मोबाइल का, आपको साफ साफ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दून घाटी क्या होता है, जैसे आप जाएंगे तो आपने एक नाम सुना होगा देहरादून। ठीक है, तो देहरादून में क्या होता है, आप वहां जाएंगे तो 2 पहाड़ी इलाके आपको देखने को मिलेंगे और पहाड़ी इलाकों के बीच में एक मैदानी इलाका दिखेगा, तो यही हो जाता है दून। तो दून घाटी जो होते हैं वो इस तरह से क्रिएट होते हैं कि 2 पहाड़ी इलाकों के बीच का जो सरफेस और प्लेन एरिया होता है उसे हम लोग दून घाटी कहते हैं। ठीक है, तो दून घाटी के रूप में इसे जाना जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड जो आता है वो हमारा आता है क्या, जो मध्य वाला पार्ट है, यानी जो गंगा का प्लेन एरिया है उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, संतोष कुमार सर लाइव क्लास चल रहा है, हाँ लाइव ही चल रहा है दोस्त, आप लगते लेट से आए हैं। तो इस तरह से ये जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया की यदि हम लोग बात करें तो इस प्लेन एरिया में ये जो उत्तर का क्षेत्र है इसको हम लोग नॉर्थ गंगन प्लेन या नॉर्थ गंगेटिक प्लेन कहा जाता है, और साउथ वाले को साउथ गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ा एरिया है, तो थोड़ा सा इसको क्या किया गया, रिवर के आधार पर डिवाइड किया गया। रिवर के आधार पर कैसे, तो यहां से एक रिवर आती है यूपी से और बिहार में आके गंगा नदी में मिल जाती है, इसको कहा जाता है घाघरा। और यहां से एक रिवर आती है इस तरह से, ये फैलते हुए यहां पे जाके मिल जाती है, इसको कहा जाता है गंडक। तो घाघरा और ये गंडक, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसको कहा जाता है दोआब।
दोआब। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब साफ होता है कि दो नदी या दो जलीय क्षेत्र के बीच के हिस्से को कहा जाता है दोआब। तो घाघरा, गंडक, दोआब, ये एक बड़ा हिस्सा इस तरफ हो गया। इस तरफ से आते हैं तो यहां एक हमें रिवर दिखाई देती है कोसी, और गंडक और कोसी के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? तो गंडक कोसी दोआब। और यहां से किशनगंज में एक नदी प्रवेश करती है और इस तरह से बिहार से बाहर निकल जाती है, इसको कहा जाता है महानंदा। तो इसको कहते हैं कोसी महानंदा दोआब। तो इस तरह से उत्तर बिहार के उत्तर बिहार के इस मैदानी एरिया को 3 दोआब एरिया में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या करेगा? आपको फंसाया जाएगा। क्या, कैसे फंसाया जाएगा? पूछा जाएगा कि नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा जो प्लेन एरिया है वो कौन सा है, और ऑप्शन में दे देगा घाघरा, गंडक, गंडक कोसी, कोसी महानंदा। तो ज्योग्राफिकली अगर आप मैप दिमाग में है तो आप पकड़ पाएंगे कि गंडक और कोसी का बीच का एरिया जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और इस तरह से ये जो एरिया है ये सबसे बड़ा दोआब क्षेत्र को डिनोट करता है। उसके बाद अगर हम लोग आए तो साउथ बिहार में आते हैं। तो साउथ बिहार में हम लोग सबसे पहले प्लेट वाले एरिया को थोड़ा निकाल लेते हैं। तो प्लेट्यू में मैंने बताया कि 2 तरह के बिहार में पठारी क्षेत्र है, और ये 2 तरह के पठारी क्षेत्र में इसको कहा जाता है धारवाड़ रेंज, और इसको कहा जाता है विंध्य रेंज। ये धारवाड़ रेंज जो है ये सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज अगर बिहार के क्षेत्र में पहाड़ी में हो। जैसे अभी एक रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा का टॉपिक क्या बना हुआ है? चर्चा का टॉपिक बना हुआ है राजस्थान की पर्वत श्रृंखला अरावली। तो अरावली क्यों चर्चा का विषय है? क्योंकि वो भारत के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला के कारण वो एक बहुमूल्य धरोहर है। तो उसी तरीके से जिस रेंज का, जिस टाइम पीरियड का लगभग अरावली है, उसी के जस्ट बाद के टाइम पीरियड का ये बिहार में जुड़ा हुआ धारवाड़ रेंज है। तो बिहार का सबसे ओल्डेस्ट जो कह सकते हैं कि एरिया है या जो फिजिकल डिवीजन है वो धारवाड़ रेंज है। सेकंड नंबर पे आता है विंध्य रेंज, जो कि उसके बाद डेवलप हुआ था। थर्ड नंबर पे आता है हिमालयन रेंज, जो सबसे लेटेस्ट यानी सबसे नई पर्वत श्रृंखला किसको कहा जाता है? तो फोल्डेड माउंटेन हिमालयन को कहा जाता है सबसे नई पर्वत श्रृंखला। तो थर्ड नंबर पे ये हो गया। एंड चौथे नंबर पे आता है प्लेन। क्यों? क्योंकि चौथे नंबर पर इसलिए प्लेन आता है बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि एक मैदानी इलाके का निर्माण कैसे होता है, एक प्लेन एरिया कैसे बनता है। तो वो हिमालयन रेंज से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों में जो पानी बहता है, उन नदियों से जो छोटे छोटे कंकर पत्थर मिट्टी बह करके मैदानों में फैल जाते हैं, देन उससे क्या होता है, वो मैदानी इलाका का निर्माण होता है। तो यानी बिहार में जो प्लेन एरिया बना वो हिमालय के बनने के बाद बना। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर आप थोड़ा और फोकस कीजिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान, इन दोनों में कौन ज्यादा नया है? अगर इन दोनों में भी अगर आपको चूज करने के लिए मिले कि इस दोनों में भी आपको कौन जो है जो मैदानी एरिया है वो ज्यादा पुराना है, तो थोड़ा सोचिए कि जो पहाड़ पहले बने वहां से निकलने वाली नदियों ने पहले उस इलाके का मैदान बनाना शुरू किया होगा, और जो पहाड़ बाद में बना फिर वहां से निकलने वाली नदियों ने मैदान बनाना शुरू किया होगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो साउथ बिहार का प्लेन एरिया है वो नॉर्थ के तुलना में पुराना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ का एरिया है, जो नॉर्थ का एरिया आप देख रहे हैं, इस नॉर्थ के एरिया में आप क्या देखते हैं, आप एक पढ़ते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सॉइल है यानी मिट्टी के जो प्रकार है उसमें खादर बांगर यानी ओल्ड और न्यू जो जलोढ़ मिट्टी होती है, एलोवियल सॉइल होती है, उसकी अगर बात करें तो जो नॉर्थ बिहार है वहां पर जो नया वाला यानी जो नया जलोढ़ मिट्टी है उसकी संख्या ज्यादा होती है, खादर। तो यानी ये न्यू प्लेन एरिया माना जाएगा और इसे थोड़ा उसकी तुलना में बांगर यानी ओल्ड प्लेन एरिया माना जाएगा।
तो ये डिपेंड करेगा कि कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरह से फंसाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर आप ज्योग्राफिकल डिवीजन को समझ जाएंगे, ज्योग्राफिकल पार्ट को समझ जाएंगे, तो इजीली आप इस पॉइंट को पकड़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इस पार्ट में कि जो ये ज्योग्राफिकल डिवीजन है साउथ बिहार का, उसमें जो प्लेन एरिया है उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो प्लेन एरिया को डिवाइड किया गया है एक तरह से देखें तो यहां पर एक नदी है कर्मनासा और यहां से एक सोन नदी निकलती है। तो इस कर्मनासा और सोन नदी के बीच का एक डिवीजन है और इस तरह से इसको कर्मनासा और सोन दोआब कहा जा सकता है। इसके अलावा इस तरफ जो है प्राचीन अंग महाजनपद हुआ करता था, यहां पर मगध महाजनपद हुआ करता था। तो ये मगध का प्लेन, अंग का प्लेन, कर्मनासा कोसी प्लेन, या चूंकि ये गंगा नदी इस तरह से आई हुई है तो इसे कई बार गंगा और सोन प्लेन भी कहा जाता है। तो कर्मनासा सोन प्लेन या गंगा सोन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार का ये भौतिक विभाजन दिखाई पड़ता है। अब इसी बिहार के भौतिक विभाजन पे पूरा ज्योग्राफी टिका हुआ है। यानी ज्योग्राफी का हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो सारा बेसिक तौर पे इसी एक मैप और इसी डिवीजन पर आपको बेस्ड होगा और इसी चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया फिजिकल मैप। और कल जो हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख रहे थे कि कमिश्नरी, डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप। तो इस फिजिकल मैप पे पॉलिटिकल मैप को जब हम इंपोज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा एरिया किस क्षेत्र में आएगा और फिर वहां से क्वेश्चन आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ज्योग्राफिकल मैप आपको दिख रहा है, फिजिकल मैप। अब इस पर पॉलिटिकल मैप रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। तो जो आपका पॉलिटिकल मैप है वो यहां साइन क्या करता है, वेस्ट चंपारण को। तो वेस्ट चंपारण में क्या पाया जाएगा, सोमेश्वर रेंज या रामनगर, दून घाटी, ये कहां पे अवेलेबल है या कहां पे किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड होगा कहां पे, ये लोकेटेड होगा वेस्ट चंपारण में। उसी तरह से ये विंध्य पहाड़ी जो है, ये विंध्य पहाड़ी यहां पे दो डिस्ट्रिक्ट है, एक कैमूर और दूसरा है रोहतास। तो ये जो विंध्य पहाड़ी है ये किन डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेट करता है, तो कैमूर और रोहतास में लोकेट करता है। ये धारवा रेंज कहां है, तो यहां औरंगाबाद से शुरू होगा और यहां बांका पे जाके खत्म होगा। तो ये जो औरंगाबाद से लेकर बांका तक के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये साउथ बिहार के, ये लोकेट करेंगे इस धारवा रेंज को। तो एक बार क्या हुआ, एग्जाम ने बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बीपीएससी ने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। ट्विस्ट ये किया कि सबको पता था कि चलो ये सबसे पुराना है, तो उसने 4 पहाड़ी श्रृंखलाओं के नाम दे दिए और कहा कि बताओ कि इसमें सबसे कौन सा ओल्ड है, यानी सबसे पुराना रेंज कौन सा है। और उसमें ऑप्शन क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन है सोमेश्वर घाटी, तो नाम से हटा दीजिए। दूसरा उन्होंने दिया एक खड़गपुर हिल्स, तो खड़गपुर हिल्स अब आपको अगर नहीं पता है कि कहां है तो फंस गए। तो खड़गपुर हिल्स जो था वो कहां है, तो मुंगेर में पड़ता है आपको इस रेंज में। अब ये जैसे ही आपको पता चला कि वो मुंगेर में पड़ता है, इसका मतलब साफ है कि वो आंसर वही हो जाएगा। तो ज्योग्राफिकल एरिया पर आपको पॉलिटिकल मैप का लोकेशन भी याद होना चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। खैर आगे हम लोग धीरे धीरे उस पार्ट को भी समझेंगे। तो ये ज्योग्राफी के आज पहले चैप्टर में हम लोगों ने फिजिकल डिवीजन को थोड़ा सा देखा, इंडिया लेवल से थोड़ा सा उसकी तुलना भी की कि भारत के स्तर पर क्या है, स्पेशली बिहार के स्तर पर क्या है, और फिर उस लेवल को थोड़ा सा और समझने का प्रयास हम लोगों ने एक मैप के थ्रू किया। अब इसी पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा, यहां पे ऑलरेडी बना बनाया मैप है, इसमें देख सकते हैं, यहां भी वही स्पष्ट चीज दिखाया गया है कि किस तरह से ये रेंज होता है, ये रेंज को कैसे डिवाइड किया गया है, किसको मगध का मैदान, किसको अंग का मैदान, किसे गंगा सोन दोआब या कर्मनासी सोन दोआब कहेंगे, घाघरा गंडक दोआब कहां है, गंडक कोसी कहां है। तो लोकेशन पता होना चाहिए। अब बीपीएससी क्या करते हैं, इसमें से आपसे चालाकी करते हैं। एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मगध का जो प्लेन एरिया है
वह निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है। ऑप्शन उन्होंने देना शुरू किया। तो ऑप्शन देने के दौरान उन्होंने क्या किया, ऑप्शन में दिया इधर जो साउथ के कुछ एरिया थे, पटना का नाम दे दिया, गया का नाम दे दिया, उन्होंने इस क्षेत्र के नालंदा का नाम दे दिया, और एक नाम इस उत्तर बिहार के डिस्ट्रिक्ट का रख दिया कि हां दरभंगा में। तो आपको क्या हो गया, फट से पकड़ में आना है कि फिजिकल मैप में हमने देखा था कि यह एरिया साउथ में है, यहां पे है, और ये जो आपका पॉलिटिकल मैप में जो डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट तो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट इससे कैसे रिलेट कर सकता है, और इजीली ऑप्शन को क्या कर दिया जाता है, चूज कर लिया जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑप्शन के बेस पे आंसर को पकड़ना होता है, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आएगा तो फिर आप ऑप्शन के बेस पे इजीली उसको जज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फिजिकल डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार का जो फिजिकल डिवीजन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, हिली एरिया है, और इस हिली एरिया के अंतर्गत सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी, ये 3 रेंज आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये तीनों रेंज मिलाकर के बिहार के जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका लेस देन 1% है, यानी 1% भी नहीं है यह हिस्सा। इसी कारण से इस हिली एरिया का बहुत ज्यादा बिहार के क्लाइमेट पे प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत लिमिटेड प्रभाव पड़ता है। जो बाकी क्षेत्रों में जो हिमालयन रेंज का प्रभाव पड़ता है, लाइक अगर आप जाते हैं टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए, देहरादून जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, आप शिमला जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो वो जो पहाड़ी एरिया आपको देखने को मिलता है, वो हिली वेदर देखने को मिलता है, वो स्नोफॉल देखने को मिलता है, वो आपको बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज लेस देन 1% है। और उस 1% में भी जो चूंकि इधर शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, तो बहुत ही निचला और सबसे जो कह सकते हैं कि ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। सेकंड आते हैं, जो सेकंड सबसे महत्वपूर्ण एरिया है वो है क्या, मैदान। और मैदान में अगर बात करें तो उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं कि नॉर्थ बिहार के क्षेत्र के मैदान को उत्तरी गंगा और साउथ बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान को मतलब दक्षिणी गंगा का मैदान, और इसको फिर डिवीजन किया जाता है 3-3 पार्ट में, जो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह के मैदान होते हैं उत्तर में। तो उत्तर में 2-3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, घाघरा और गंडक दोआब, फिर गंडक और उसके साथ कौन था, तो कोसी दोआब, और फिर कोसी और महानंदा। जब साउथ में आते हैं तो उसको और डिवाइड कर देते हैं। साउथ में क्या करते हैं, तो साउथ में हम गंगा और सोन कह सकते हैं, या कर्मनाशा सोन कह सकते हैं, कर्मनाशा सोन दोआब। उसके बाद जो है वो है मगध का मैदान, और उसके बाद अंग का मैदान। अब ये जो एरिया है ये ज्योग्राफिकली आपके दिमाग पे दिखना चाहिए, जब मैप बनाए तो वो दिखना चाहिए कि कहां पे है, लोकेशन क्या है। रटने से नहीं होगा, दिखने से होगा। दिखेगा तो आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट आते हैं। हालांकि ये एरिया जो हम लोगों ने पढ़ा ये सबसे लार्जेस्ट एरिया है बिहार का, लगभग 95 to 96% जो लैंड है बिहार का वो प्लेन लैंड माना जाता है, मैदानी इलाका माना जाता है, ठीक है। पठार में आते हैं तो प्लेट्यू के बात करें तो धारवाड़ रेंज और विंध्य रेंज, ये 2 प्रकार के हैं। धारवाड़ रेंज ओल्डेस्ट है, यहां पर वैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो थोड़े से ठोस हो, लाइक सोना कहां से निकलेगा, तो धारवाड़ रेंज से। लौह अयस्क की मात्रा कहां ज्यादा होगी, तो धारवाड़ रेंज में। तो इस रेंज में जो ठोस कह सकते हैं कि मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसमें सॉफ्ट मिनरल्स पाए जाते हैं कहां, विंध्य रेंज में। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि चूना पत्थर कहां मिलेगा, तो चूना पत्थर कहां मिलेगा, वो विंध्य रेंज में मिलेगा, बिकॉज वो सॉफ्ट नेचर का मेटल्स होता है, और सॉफ्ट नेचर का हमारा जो है मिनरल्स है जो कि पाया जाता है स्पेशली विंध्य क्षेत्र में। और विंध्य क्षेत्र में ही आपको क्वेश्चन आता है कि सीमेंट फैक्ट्री सबसे ज्यादा कहां बनाया जा सकता है, सीमेंट फैक्ट्री के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र या जिला कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये 3 पार्ट आ गए। और अगर हम लोग इसको देखें तो यह बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया में 3 से 4% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस तरह से ये हमारा ज्योग्राफिकल पार्ट को
डिनोट करता है, ज्योग्राफिकल एरिया को दर्शाता है। तो अगर ये आप मैप समझ गए तो इस मैप से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा और उसी मैप के पॉइंट को हम लोगों ने यहां पे देखा। अब इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं कि जो अगर हम हिली एरिया या पर्वतीय एरिया की बात कर रहे हैं उसमें जो सोमेश्वर रेंज है ये क्यों फेमस है, क्यों इसको जानना है और क्या यहां से हम लोग याद कर सकते हैं। तो सोमेश्वर रेंज से दो ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला जो पॉइंट यहां से जो क्वेश्चन आएगा कि ये जो सोमेश्वर श्रेणी बिहार में जो हिमालयन रेंज को दर्शाता है ये बेसिकली जो पहाड़ी है वो हिमालयन रेंज का कौन सा पार्ट है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यह एक शिवालिक श्रेणी का क्या है, हिस्सा है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि यह जो है शिवालिक जो रेंज है उसी शिवालिक रेंज का पार्ट है और शिवालिक रेंज के पार्ट के अंतर्गत बिहार में यह हिमालयन रेंज देखने को मिलता है। तो पहला तो एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि जब बिहार के इस ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात करते हैं तो ये जो सोमेश्वर एरिया आपको दिखाई दे रहा है यह सबसे ऊंचा क्षेत्र है बिहार का। और सबसे ऊंचे क्षेत्र के मतलब यह हो गया कि यहां पर यह एक पहाड़ी को डिनोट करता है और इस पहाड़ी की हाइट जो है वो सी लेवल जो समुद्र तल है यहां से अगर इसको नापे तो 874 मीटर 874 मीटर को दर्शाता है और यह बिहार का सबसे ऊंचा जगह है। तो यह भी एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है और सोमेश्वर की जो चोटी है, एक पहाड़ी है सोमेश्वर में जो बेसिकली ऐसा पहाड़ी तो नहीं है जैसा हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हाँ इस तरह से नुकीले पहाड़ है, वो नहीं है, बट ये सबसे ऊंचा जगह है। और इसी सोमेश्वर के पहाड़ी से आपको एक नदी है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा बूढ़ी गंडक। वो बूढ़ी गंडक जो है वो कहां से निकल के आती है, तो इसी सोमेश्वर से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। तो वो जो सबसे ऊंचा एरिया बिहार का है ये, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है बिहार का सबसे ऊंचा चोटी या बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट के रूप में याद रखना है। सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, हाइट कितनी उसकी है तो 874 मीटर ये उसकी हाइट है और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, साउथ में आपको कुछ नुकीली जो है वो पहाड़ियां दिखाई देंगी, बट हाइट की दृष्टि से अगर सी लेवल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी के रूप में कौन दिखाई देता है, वो सोमेश्वर की श्रेणी दिखाई देती है। अब आते हैं इसके अलावा रामनगर और दून घाटी क्या है। तो रामनगर और दून घाटी मैंने बताया कि यह वैसे रेंज होते हैं जो दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच के मैदानी इलाकों को डिनोट करते हैं और इसमें खेती भी होती है, लोग रहते भी हैं। तो ऐसे रेंज को बेसिकली दून रेंज कहा जाता है, दून घाटी कहा जाता है। और इस तरह के दो दून क्षेत्र वहां दिखाई देते हैं, एक दून वैली दिखाई देता है और दूसरा दिखाई देता है रामनगर दून। तो ये दो दून क्षेत्र वहां दिखाई देते हैं। यहां से आपको कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज अगर आप वेस्ट चंपारण से होंगे तो आप थोड़ा ज्यादा ही जान रहे होंगे कि वहां पर इस तरह का ज्योग्राफिकल एरिया है और इस एरिया से होकर के कई नदियां बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इन्हीं रेंज से होकर के निकलती हैं। जब गंडक निकलती हैं, बूढ़ी गंडक निकलती है, बूढ़ी गंडक की बहुत सारी सहायक नदियां हैं वो निकलती हैं और वो इसी रेंज को पार करके फिर बिहार के मिड पार्ट की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र की बात करें तो प्लेन्स में अगर हम लोग आते हैं तो बिहार का एक लार्जेस्ट हिस्सा जो है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और इन मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बने, तो सिंपल सा लॉजिक ज्योग्राफी में कहा जाता है कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं इन पहाड़ी एरिया से निकलने वाली नदियां अपने साथ मिट्टी और इन छोटे छोटे कणों को लेकर के आते हैं और धीरे धीरे जाकर के मैदानी इलाकों में इसको फैलाना शुरू कर देते हैं एंड देन क्रिएट होता है एक प्लेन एरिया जिसको हम लोग कहते हैं मैदानी। अगर यहां हर साल वर्षा होती है, हर साल ये प्लेन बनते जाता है तो फिर इसको एलुवियल सॉइल के अंतर्गत जो है खादर सॉइल कहते हैं। और अगर ये बाढ़ वगैरह आना बंद हो गया है, लंबे समय से नहीं आता है, तो फिर वह जो है वो बांगर रेंज की मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बेसिक जो पॉइंट्स है वो उसको ध्यान रखना है कि मैदान कैसे बने
इस तरह से ये पॉइंट आ सकता है। दो रेंज है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, और ये तीन तरह के रेंज है जो उत्तर बिहार को डिवाइड करते हैं। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र जो दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है, तो गंडक कोसी दोआब जो है वो सबसे बड़े रेंज को, बड़े एरिया को दर्शाता है। अब यहां से क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसी फैक्ट्स को डाल देगा और इसमें कहेगा कि चलो घाघरा गंडक दोआब के बारे में बताओ, और ऑप्शन क्वेश्चन में यह देगा कि बताओ कि कौन सा क्षेत्र जो है इस दोआब क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में आपको दे देगा कि वेस्ट चंपारण, दूसरा सारण, तीसरा गोपालगंज, और चौथा दे देगा मुजफ्फरपुर। कि घाघरा गंडक को दोआब जो है उससे कौन रिलेट नहीं करता है। तो अगर आप देखें तो लोकेशन से क्या समझ में आता है, ठीक है, लोकेशन से कैसे समझेंगे, तो गंगा नदी हो गया, गंगा नदी में इधर से आके मिली घाघरा और इधर से ऐसे नदी निकली और इधर आके मिलेगी गंडक। तो मुजफ्फरपुर कहां है, यहां, तो मुजफ्फरपुर चला जाएगा गंडक और किसके बीच में, कोसी के बीच में। और यहां पर जो बीच के डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर वेस्ट चंपारण है, यहां पर गोपालगंज है, यहां पर आगे बढ़ते हैं तो सीवान है, यहां पर सारण है, और इस तरह से ये जो दोआब है ये इन जिलों से संपर्कित है, इन जिलों के क्षेत्र से है, संबंधित है, तो आसानी से इसको चुन पाएंगे। तो इसीलिए कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे मैप की, तो उस समय मैंने बताया कि आपको डिस्ट्रिक्ट्स के लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया नाम किस प्रमंडल में आता है, किस डिवीजन का पार्ट है, ये आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वहां बहुत ही हार्ड प्रश्न आएंगे। आपको प्रश्न अगर ज्योग्राफी से आएंगे तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। साउंड इशू, क्या साउंड इशू हो रहा है भाई? बाकी लोग तो अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, क्या किसी और को भी कोई साउंड इशू आ रहा है? ठीक है, तो आपको इसी तरह से गंडक कोसी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोसी महानंदा से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब जैसे मान लिया यहां से क्वेश्चन बनाएगा कि कोसी महानंदा से कौन सा डिवीजन या प्रमंडल नहीं जुड़ा हुआ है। अब कोसी को भी दर्शाना है, महानंदा को दर्शाना है, तो कोसी महानंदा में आपको ऑप्शन दे रहा है कि कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, उसके अलावा आपको दे देगा मुंगेर प्रमंडल, इधर दे देगा दक्षिण का, क्लियर है, ठीक, दक्षिण उत्तर का दे देगा आपको जो है तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल का कोसी और महानंदा से कोई लेना देना नहीं है। फिर ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना पड़ता है कि कौन सबसे ज्यादा सही आंसर है, ठीक है। तो जिनको भी साउंड में हो रही थी वो साउंड को क्या करें कि फिर से बैक होकर के दोबारा से लॉगिन करके आए, हो सकता है कि उसके कारण हो रहा होगा, बाकी सब लोगों को तो ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिक रूप से यही हम लोगों ने समझा कि जो एरिया है वो ज्योग्राफिकल एरिया को फिजिकल मैप को पॉलिटिकल मैप से जोड़ करके ही पढ़ सकते हैं आप, और वहां से क्वेश्चन आपको निकल के आएगा। अगर फिजिकल को फिजिकल की तरह पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल को ज्योग्राफिकल की तरह पढ़ेंगे, या पॉलिटिकल को पॉलिटिकल की तरह पढ़ेंगे और दोनों को इंटरलिंक नहीं करेंगे, तो वहीं पे फंसेंगे और वहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप फंस जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोगों ने एक फिजिकल मैप देखा, और इस फिजिकल मैप में ये देखा कि इस तरह से गंगा नदी बह रही है, इस तरह से ये एरिया है, और बीपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा, बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि सबसे पूर्वी जिला कौन दिखाई दे रहा है, तो कैसे पॉलिटिकल एरिया से निकलेगा। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को टच करती है, गंगा नदी निम्नलिखित में से कौन से जिले को टच नहीं करती है। तो इट मींस कि आपका ज्योग्राफिकल मैप और पॉलिटिकल मैप एक दूसरे से
इंटरलिंक है और उस इंटरलिंकिंग को आपको समझना पड़ेगा, और जितना अच्छा समझेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन में एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा यहां पर एरिया देखा। और मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण के मैदान की बात करें तो दक्षिण मैदान में गंगा सोन दोआब, जो गंगा और सोन के बीच है, इसे मैंने बताया कि इसे आप कर्मनाशा सोन दोआब भी कह सकते हैं। तो कभी अगर ऑप्शन में इस तरह से दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कर्मनाशा सोन दोआब क्या होगा। कर्मनाशा सोन दोआब जो है वो बेसिकली गंगा सोन दोआब को ही कर्मनाशा सोन दोआब कहा जाता है। मगध का मैदान, द मगध प्लेन, तो ये मगध का मैदान में क्या होगा, तो जो मगध महाजनपद के जो जिले हैं, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि मगध के अंतर्गत मगध प्रमंडल के अंतर्गत के जिले। अब मगध प्रमंडल में कितने जिले थे, मैं चाहूंगा कि जो लोगों ने कल का क्लास देखा है वो कमेंट में बताएं कि कितने जिले थे और कौन कौन जिले थे। बहुत सिंपल था याद करना। ठीक है, तो वो हो गया। तीसरा है अंग मैदान। अंग में अगर हम देखें तो मुंगेर प्रमंडल, यहां पर ध्यान रखिएगा, मुंगेर प्रमंडल और जो भागलपुर प्रमंडल है ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है मुंगेर प्रमंडल का और भागलपुर का, ये एरिया जो है वो अंग को डिनोट करेगा। और मगध का जो बेसिकली प्रमंडल का जो जिला सब है वो इसको डिनोट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 नीचे से मैंने बताए थे कि औरंगाबाद, गया, नवादा, और 2 छोटे जिले मैंने बताए थे कि जहानाबाद और उससे अलग हुआ जिला अरवल। तो ये 5 जिले याद रख लेने हैं। ये पांचों डिनोट करते हैं स्पेशली मगध प्रमंडल को। और चूंकि प्राचीन काल में पटना और नालंदा भी मगध प्रमंडल मगध महाजनपद का पार्ट था, तो मगध के साथ साथ पटना और नालंदा को भी इस मगध प्लेन के एरिया में ऐड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया डिसाइड करता है। इस तरह से आपको ज्योग्राफिकल पार्ट समझना है। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। जो तीसरा मैंने बताया कि लगभग 3 से 4% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है बिहार का, वो प्लेट्यू एरिया है, पठारी एरिया है, और वह दक्षिण क्षेत्र में है। रीजन क्या है दक्षिण क्षेत्र में होने का? पठार बिहार के दक्षिणी भाग में ही क्यों है, उत्तर भाग में क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन साफ है कि चूंकि ये पठार बिहार के नहीं है, बल्कि इन पठारों का रिलेशन जो है वो झारखंड से है। झारखंड में जो पठार है उन्हीं पठारों का एक्सटेंशन हमें बिहार में देखने को मिलता है, और मध्य प्रदेश के पठार का एक्सटेंशन हमें बिहार में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश से जो एक्सटेंशन हो करके बिहार में पहुंचा उसको कहते हैं विंध्य पर्वत, और जो झारखंड का एक्सटेंशन पहुंचा उसी को कहते हैं धारवाड़ रेंज। तो धारवाड़ रेंज जो है वो झारखंड के पठारी क्षेत्र का हिस्सा है, और जो मध्य प्रदेश से जो विंध्याचल पर्वत है उसका हिस्सा है विंध्य चट्टान। तो विंध्य पर्वत जो है स्पेशली 2 जिले में पाए जाते हैं। कौन कौन? कैमूर और रोहतास में। और धारवाड़ रेंज की बात करें तो धारवाड़ रेंज जो है वो औरंगाबाद से लेकर के बांका तक के बीच में जो जिले हैं जहां पर पहाड़ी और पठारी एरिया आपको देखने को मिलते हैं, उन सब का नाम इसमें लिख सकते हैं। औरंगाबाद के गया के बाद नवादा के बाद जो है जमुई के बाद बांका। इसके अलावा चूंकि इसका एक्सटेंशन मुंगेर में भी दिखता है हमें, इसका एक्सटेंशन थोड़ा बहुत शेखपुरा में भी दिखता है, इसका एक्सटेंशन जो है वो नालंदा के राजगीर क्षेत्र में दिखता है। तो ये जो सारे क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये बेसिक रूप से कौन से रेंज को डिनोट कर रहे हैं? तो धारवाड़ रेंज के चट्टानों को डिनोट कर रहे हैं। अब यहां एक बहुत ही ट्रिकी चीज समझ लीजिए। ट्रिकी चीज यह है कि जो झारखंड से आया है वो सबसे पुराना है, और चूंकि झारखंड जो है वो अपने मिनरल्स के लिए जाना जाता है, अपने खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, तो झारखंड में पाए जाने वाले खनिज तत्वों का प्रभाव बिहार के इस धारवाड़ रेंज में दिखता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ते हैं कि सोना सबसे ज्यादा सबसे बड़ा भंडार कहां मिला, तो जमुई में। तो ठोस जो खनिज संसाधन है, मिनरल्स है, वो स्पेशली कहां मिलेंगे, तो धारवाड़ रेंज में मिलेंगे। और सॉफ्ट नेचर के जो खनिज संसाधन है वो कहां मिलेंगे, तो कैमूर और रोहतास में मिलेंगे। इसीलिए क्वेश्चन सिंपल सिंपल आता है कि चूना पत्थर कहां मिलेगा, पाइराइट्स कहां मिलेंगे, तो वो कैमूर और रोहतास रेंज में मिलेगा। अब यहां एक दो बार प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला विंध्य क्षेत्र से जुड़ा है, तो कैमूर और रोहतास। कौन नहीं जुड़ा है, तो विंध्य में कैमूर और रोहतास को हटा करके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो विंध्य से बाहर हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन इजीली हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी सबसे ओल्ड है। अब सीधा सीधा अगर आंसर में लिखा रहेगा धारवाड़ तो बहुत बढ़िया, धारवाड़ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो धारवाड़ रेंज के अंतर्गत पाए जाने वाले जो रेंज है छोटे छोटे, जैसे मुंगेर का खड़गपुर हिल्स है, या जो बांका का हिल्स हो गया, या जो भी आपका जमुई का पहाड़ी क्षेत्र है, वो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा और वहां से आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से बीपीएससी का काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये सब, और यहां से पूछे भी गए हैं, और उसमें बिना गलती किए हुए आप एकदम सही सही बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा पठारी एरिया को देखा। पठारी एरिया के और इस पूरे चर्चा को लास्ट एक मैप में समेटने की कोशिश करते हैं। तो इस मैप में अगर हम लोग देखें तो ये जो बिहार का जो फिजिकल मैप है उसमें कौन पीरियड में बना, तो ये सबसे लेटेस्ट पहाड़ है जो टर्शियरी एज में बना। आप पढ़ते भी है ज्योग्राफी में कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था, तो टर्शियरी एज में हुआ था। और सबसे न्यूली जो कह सकते हैं कि फोल्डेड माउंटेन्स है उसमें आता है कौन, हिमालयन रेंज। सबसे ओल्डेस्ट में आता है धारवाड़ चट्टाने, सेकेंड पे आता है विंध्य चट्टाने। और चूंकि इनसे निकल करके मैदानों का निर्माण हुआ है तो क्वार्टरनरी एज में इसका निर्माण हुआ, और ये सबसे लेटेस्ट जो है वो एरिया है। इसमें भी मैंने बताया कि लेटेस्ट में अगर कभी चुनने के लिए दे दिया जाए तो नॉर्थ वाला पहले बना, बाद में बना, और साउथ वाला पहले बना है। इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा पहला जो चैप्टर था फिजिकल डिवीजन, ये आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हां किस तरह के प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या है ये फिजिकल डिवीजन, किस तरह से इसका निर्माण किया गया था, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया था, ये थोड़ा सा चर्चा का पॉइंट याद रखना है। अब आइए दूसरा टाइप आते हैं, दूसरे चैप्टर की ओर आते हैं, बिहार के क्लाइमेट की ओर और बिहार के जलवायु की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो दो तरह की चीजें होती हैं, पहला एक होता है मौसम और दूसरा होता है जलवायु। ठीक है, तो जलवायु जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म में, यानी लाइक सर पासेस भी बता दीजिए। पासेस तो आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है स्पेशली। एमसीक्यू मैं बताऊंगा लास्ट में, एमसीक्यू ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी एमसीक्यू है इसमें, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2-3 चैप्टर है आज के, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू पर प्रैक्टिस कर लेंगे। एमसीक्यू एक बार देख लेते हैं। एमसीक्यू जो है वो चैप्टर वाइज है या नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं। ये सारे ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा प्लेट्यू टाइप जो फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं ढूंढ के कल करवा दूंगा, और फिर हम लोग अगले पार्ट पे पूरे ज्योग्राफी का क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए बिहार के जलवायु वाले पार्ट पे आते हैं। ये टॉपिक जो है वो बेसिक रूप से बिहार का जलवायु रिलेटेड है कि बिहार का क्लाइमेट कैसा है। तो जिस तरह से इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड होता है उसी तरह से बिहार का क्लाइमेट भी डिसाइड होता है। किसी भी क्षेत्र के क्लाइमेट को डिसाइड करने का सबसे बड़ा पैमाना है ग्लोब, और ग्लोब के बेस पे
ठीक है, ग्लोब के बेस पे इसको जो है डिसाइड किया जाता है। ग्लोब के बेस पे कैसे डिसाइड किया जाता है, ये इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को अगर हम यहां पे 0 डिग्री इक्वेटर पे देखते हैं, तो धीरे धीरे अक्षांश रेखाओं का मान, जो लैटिट्यूड है उसका मान ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। लाइक यहां सेम इसी तरह से नीचे भी बढ़ता जाता है। तो ग्लोब पे अगर किसी भी एरिया को अगर हमें डिनोट करना होता है, तो उसको डिनोट करने के लिए जो बेसिक पैमाना या जो बेसिक हमारे पास साधन है वो है कि वो ग्लोब पे लोकेटेड कहां है। तो अगर भारत का लोकेशन देखें, तो भारत का लोकेशन कुछ इस तरह से है कि उसका आधा भाग इस रेखा के नीचे है और आधा भाग ऊपर है। जो भाग नीचे है वो ट्रॉपिकल है और जो भाग ऊपर है उसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, यानी उष्ण कटिबंध, और इसको कहते हैं उपोष्ण। ठीक है, तो उष्ण है तो ट्रॉपिकल है और यहां है तो सब ट्रॉपिकल। तो होता क्या है कि भारत का अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह से भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो उष्ण में भी है और उपोष्ण में है। लेकिन चूंकि भारत पर गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है हिमालयन रेंज के कारण, और ज्यादा मौसम भारत में गर्म बना रहता है। साल के लगभग 10 महीने गर्मी के होते हैं, 2-2.5 महीने ही कह सकते हैं कि मौसम ठंडा होता है या थोड़ा सा गर्मी कम होती है। तो इस कारण से भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। बट चूंकि अगर हम बिहार को देखें तो बिहार कहां है, वो यहां है, यानी बिहार इस निचले पार्ट में नहीं है, क्योंकि कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री के बीच में है, यानी 24, 20, 10 से लेके 27, 31, 15। तो 24 डिग्री से लेके 27, और 24 से 27 का मतलब हुआ ये 23.5 से ऊपर होगा और 45 के बीच में होगा। तो बिहार किस में होगा, सब ट्रॉपिकल में। तो इसी बेस पे बिहार की जलवायु को नाम दिया गया क्या, सब ट्रॉपिकल। क्योंकि ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो बिहार का लोकेशन है वो ग्लोब पे क्या है, सब ट्रॉपिकल है, जिसके कारण बिहार की जलवायु को टेस्ट भी करें। ठीक है, तो बिहार की जलवायु को कैसा कहा जाता है, वो सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो बेसिक रूप से अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ गया कि बिहार की जलवायु का निर्धारण मुख्यतः किस पे किया गया है, यानी मुख्यतः का मतलब हो गया कि स्पेशली किसको फोकस करके बिहार की जलवायु को निर्धारित किया गया, तो यह निर्धारित किया गया किस बेस पे, तो अक्षांश रेखाओं के बेस पे, लैटिट्यूड के बेस पे बिहार के जलवायु का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एरिया अगर होता है तो उसके जलवायु के निर्धारण में बहुत सारे गतिविधियां होती है। तो बिहार का जलवायु एक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, पहला तो यह ध्यान रख लेंगे, सब ट्रॉपिकल है। और चूंकि यहां हर साल मानसून आता है तो इसलिए सब ट्रॉपिकल मानसूनी जलवायु भी इसको कभी कभी कहा जाता है। तो एक तो यह भी आप उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि अगर किसी क्षेत्र का जलवायु डिसाइड करना पड़ता है तो कौन कौन से कारक होते हैं जो उस जलवायु को इंपैक्ट देते हैं या उस जलवायु में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। लाइक उदाहरण के लिए देखें तो सबसे पहला जो है वो क्या है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के कारण ही बेसिकली ये डिसाइड हो पाता है कि वो ट्रॉपिकल जोन में है कि सब ट्रॉपिकल जोन में है, तो ये डिसाइड हो पाता है। तो बिहार में सबसे जो मेजर फैक्टर जो इसको कह सकते हैं वो इसी के कारण है। दूसरा जो अन्य फैक्टर बिहार में दिखाई देता है उसमें से एक है कि नॉर्थ बिहार में हिमालयन रेंज है।
तीसरा बंगाल का रेंज, जो बंगाल की खाड़ी है उससे आने वाली हवाएं, चक्रवात, वो भी इंपैक्ट डालती है। उच्चावच का मतलब होता है हाइट। अगर किसी क्षेत्र का हाइट बहुत ज्यादा हो और किसी क्षेत्र का हाइट बहुत कम हो तो उससे भी जलवायु पर असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी समय में मैदानी इलाके में जिस समय गर्मी पड़ रहा होता है उसी समय पहाड़ की इस चोटी पर, ऊंचाई पर ठंडा वेदर होता है। तो इसके कारण क्या हो गया कि मैदानी इलाके और ऊंचाई के इलाकों पर बहुत अंतर पड़ता है। क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा कि बिहार का जो हाइट है वो मात्र 53 मीटर है, किससे? समुद्र तल से। तो जो सी लेवल से मात्र हाइट 53 मीटर है, तो इसके कारण बिहार का जलवायु पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। वहीं उत्तराखंड में अगर जाएंगे तो उत्तराखंड हिमालयन रेंज पे है और हिमालय में उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसका सी लेवल से हाइट ज्यादा है, तो उसके जो कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट का जो पार्ट है उस क्लाइमेट के पार्ट को प्रभावित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल जो कह सकते हैं वो दिखाई देगा। किसका? वो दिखाई देगा उस रेंज के हाइट का, उसके उच्चावच का। ठीक है। इसके अलावा मानसून का प्रभाव, तो मानसून चूंकि भारत में, बिहार में हर साल आते हैं, तो इसी कारण से जो बिहार का जलवायु है उसको उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा मानसून के इंपैक्ट वाले पॉइंट को भी यहां देखा जा सकता है। देन लास्ट में कभी कभी ग्रीष्म हवाएं चलती हैं और कुछ इस तरह के चक्रवात आते हैं, उसका भी छोटा मोटा असर होता है। तो ये सब क्यों पढ़ना है? तो इसलिए पढ़ना है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो किसी क्लाइमेट को इंपैक्ट डालते हैं या क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो फिर आपको ऑप्शंस होंगे इस तरह से, और इस ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन है जो प्रभावित करता है। यह क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी भी तरह से किसी क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें डाल दे कि मिट्टी का प्रकार, तो जमीन में मिट्टी है, मिट्टी क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि क्लाइमेट मिट्टी को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रख करके आप क्वेश्चन पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि चारों ऑप्शन दे दे सही सही और कहे कि इसमें से वो मेजर पार्ट कौन सा है जो बिहार के क्लाइमेट को निर्धारित करता है, तो जो मेजर एरिया, जो सबसे मेजर पार्ट जिसके आधार पर बिहार का क्लाइमेट डिसाइड होता है वो क्या है? वो जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है, बिहार का जो अक्षांशीय स्थिति है, वो बिहार के क्लाइमेट को डिफाइन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार में रेनफॉल बे ऑफ बंगाल से भी होता है, अरेबियन सी से भी होता है, तो इसलिए यहां पर हम लोग बंगाल की खाड़ी से दूरी, उधर से आने वाला मानसून, ये सब इसमें इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्लाइमेट समझ में आया। क्लाइमेट में जो मेन दो पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि एक तो ये याद रखना है कि बिहार का क्लाइमेट है क्या, दूसरा ये याद रखना है कि ये क्लाइमेट बिहार को किस आधार पर मिला है, तीसरा ये ध्यान रखना है कि क्या इसके अलावा भी वो रीजंस हैं जिसके आधार पर बिहार के क्लाइमेट में कुछ फ्लक्चुएशन आ सकते हैं या आते हैं, तो वो ध्यान रखना है। और इस बेस पे आप ये क्लाइमेट रिलेटेड फैक्ट्स को बना सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कुछ रटने वाली चीजों पर कि जब ये क्लाइमेट का एरिया का बात करते हैं हम लोग, तो क्लाइमेट में क्या होता है कि अलग अलग वर्ल्ड लेवल के कुछ भूगोलवेता हैं जो ज्योग्राफी के पार्ट पर उन्होंने काफी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन ज्योग्राफर्स ने कुछ वेरियस टाइप्स के जो है क्लासिफाइड क्लाइमेट जो है वो डिसाइड किए और उन्होंने बिहार के क्लाइमेट को भी डिसाइड किया है। तो इसमें कोपेन, त्रिवार्था, थॉर्नवेट का नाम आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अभी तक बीपीएससी ने इन्हीं से प्रश्न पूछा है। तो कोपेन जो है, ये कोपेन जब भूगोलवेता है, ये कैसे ये डिसाइड करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह से एक टेबल बनाया, एक टेबल बना करके उसको डिसाइड किया कि अगर कोई हिमालय एरिया है तो उसको हम ए लिखेंगे, हिमालय में अगर वो मानसूनी एरिया है तो उसको बी लिखेंगे, अगर वो मानसून के साथ साथ मरुस्थल है तो सी लिखेंगे। मतलब इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया और टेबल में स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट के माध्यम से एक फिक्स एरिया को उन्होंने क्या किया,
निर्धारित किया कि ये दर्शा सकेगा किसी भी जोन को। तो चूंकि ये अपने आप में ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा थ्योरी है और बहुत लंबा चैप्टर है, तो उसको हम लोग ना पढ़ के ये पढ़ेंगे कि आखिर इसमें से हमें ध्यान क्या रखना है। तो ध्यान ये रखना है कि इन भूगोलवेताओं ने बिहार के क्लाइमेट को डिसाइड किया और क्लाइमेट को एक संकेतक दिया, यानी इंडिकेटर दिया, जिसके बेस पे बिहार के क्लाइमेट को बताया जा सके कि कैसा क्लाइमेट है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोपेन। तो कोपेन का 2 पार्ट में उन्होंने बांटा, यानी बिहार, और बिहार को उन्होंने क्या किया, बिहार को 2 भाग में बांट दिया, सीधा सीधी। एक गंगा का मैदान लिया नॉर्थ बिहार और इधर बांट दिया साउथ बिहार। और उन्होंने कहा कोपेन ने कि ये जो नॉर्थ बिहार है, ये हमारा जो क्लाइमेट है, ये कैपिटल सी, स्मॉल w और g, इसके माध्यम से ये डिसाइड करेगा। यानी उत्तर बिहार के लिए उन्होंने क्या संकेत दिया, CWG, और साउथ बिहार के लिए उन्होंने दिया कैपिटल A और स्मॉल w, और इस तरह से उन्होंने दक्षिण बिहार को दर्शाया। अब इसी तरह से त्रिवार्था आए, त्रिवार्था ने भी इसी तरह से बांटा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। त्रिवार्था ने कहा कि ऊपर वाले को CAW कर दीजिए। ऐसे नॉर्मली काऊ होता है COW, और COW को उन्होंने क्या कर दिया, CAW कर दिया। तो मतलब काऊ से त्रिवार्था को याद रख सकते हैं, CAW। और नीचे वाला तो सेम टू सेम है, जो उसने कहा वही इसने कहा, AW तो AW, बस अंतर है कि इसमें नॉर्थ वाला पार्ट दोनों का क्या है, अलग है। अब आते हैं थॉर्नवेट। थॉर्नवेट बहुत ही खतरनाक आदमी, ये थोड़ा और अलग लेके निकला। ये कहता है कि नहीं, बिहार को हम ऐसे बांटेंगे ही नहीं, हम बिहार को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। और इन्होंने कहा कि बिहार में ये हिस्सा जहां पर हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज है, इसको हम मानेंगे एक स्पेसिफिक जोन, और बाकी बिहार को मानेंगे हम एक स्पेसिफिक जोन, यानी एक तरह का। तो इसमें उत्तर पश्चिम के जो हिमालयन रेंज के एरिया था, उसको इन्होंने कहा CBW, और जो दक्षिण बिहार का जो बाकी जो रेस्ट बिहार था, रेस्ट बिहार इसको कह सकते हैं, इस रेस्ट बिहार को उन्होंने कहा CAW। तो थॉर्नवेट भी याद हो जाना चाहिए, त्रिवार्था और कोपेन भी याद होना चाहिए। तो कोपेन में हम लोग याद करेंगे बस सिंपल सा, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार, ऊपर में कहा कैपिटल CWG याद रखना है, और दक्षिण बिहार को कहा कैपिटल A और स्मॉल w। और जब उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी को थोड़ा फॉलो करते हुए त्रिवार्था ने भी कहा। त्रिवार्था ने क्या कहा, त्रिवार्था कहते हैं कि ऊपर में जो है उत्तर बिहार, नीचे में दक्षिण बिहार, ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो ऊपर में कैपिटल C स्मॉल a और w, काऊ को CAW यहां पढ़ लीजिए, और नीचे में AW, साउथ बिहार AW। लेकिन जब हम थॉर्नवेट की बात करते हैं तो थॉर्नवेट ने क्या किया, ये उत्तर बिहार दक्षिण बिहार में बांटा ही नहीं। कभी क्वेश्चन यही आ जाएगा कि किस भूगोलवेता ने बिहार के जलवायु को उत्तर और बिहार के रूप में न बांट करके इसे हिमालयन रेंज और शेष बिहार के रूप में बांटा, तो कौन हो जाएगा, थॉर्नवेट हो जाएगा। थॉर्नवेट ने कहा कि जो ऊपर में हिमालयन रेंज है वो CBW है, और जो नीचे में जो रेस्ट बिहार है वो CAW है। बस ये याद रखना है। तो थोड़ा सा इस टेबल को रटना है, और एग्जाम में जाने से पहले तो 2-3 दिन पहले इसको जरूर से देख लेना है, ताकि ये याद रहे और एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आप बना सके। ठीक है, मीनिंग में इसका क्या है, सबका मतलब है। चूंकि ये पूरा एक वर्ड का मतलब नहीं, पूरे टेबल को आपको देखना पड़ेगा। हर वर्ड के लिए उन्होंने एक मीनिंग रखा है। अगर कैपिटल है तो उसका कुछ और मीनिंग है, स्मॉल है तो उसका कुछ और मीनिंग है, और उसमें उन्होंने पूरा ज्योग्राफी को बांटा है। मैं भी उस टेबल को भूल चुका हूं, जो मैं काफी पहले ये पढ़ा था, जब मैं मेंस वगैरह लिख रहा था, तो उस टाइम ज्योग्राफी ऑप्शनल के थ्रू पढ़ना पड़ता था। बट अब इसको चूंकि पीटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, तो इसको मैंने बस सिर्फ ये आप याद रख सकते हैं, इसके डीप में जाने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये जो जलवायु को हमने बांटा, तो इस जलवायु के बेस पे एक पॉइंट निकल करके आता है जिसको हम लोग कहते हैं कृषि जलवायु। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या हुआ, ये
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको अपने साथ जोड़ा और ये पॉइंट उठाया कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसके साथ ये फ्री मिला है, वो फ्री मिला, मुझे नहीं जानकारी है इस विषय में। ठीक है, चलिए आते हैं इस पॉइंट पे आते हैं। ये बड़ा ही रोचक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ कि बिहार सरकार ने यानी कृषि डिपार्टमेंट ने बिहार का अध्ययन किया और जो बिहार सरकार ने जो अध्ययन किया उसके आधार पर उन्होंने बिहार के भौगोलिक एरिया को यानी ज्योग्राफिकल एरिया को कृषि के हिसाब से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको उन्होंने देखा, थोड़ा सा रिसर्च किया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कृषि के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, थोड़ा सोचिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो दो तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक जरूरी होता है कि वर्षा की मात्रा किधर कितनी मिलती है, रेनफॉल क्या है। दूसरा, मृदा सॉइल का कंडीशन क्या है, यह देखने को मिलता है। तीसरा जो है, तापमान कितना ज्यादा कितना कम रहता है, यानी उस एरिया का जो क्लाइमेट है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिक रूप से ये दो तीन चीजें जो थी इसके ऊपर डिपेंड करता था बिहार का पूरा एरिया। तो डिपार्टमेंट ने सर्च किया, रिसर्च किया और पाया कि इसके आधार पर हम लोग इसको कुछ ग्रुप में बांट सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ग्रुप बनाया इस तरह से। इसको कहा उन्होंने जोन 1, इसको कहा उन्होंने जोन 2 और जो दक्षिण बिहार था इसको उन्होंने कहा जोन 3। और जोन 3 में उन्होंने देखा कि इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, इसको बना देते हैं 3A और इसको बना देते हैं 3B। ठीक है, तो जोन ऐसे नॉर्मली 3 है लेकिन 3 और 3B हो जाने के कारण जोन 4 में बट गया। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इस पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है। तो पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस जोन में आते हैं, पहला सिंपल सा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस जोन की क्या खास बात है, क्या स्पेशलाइजेशन है उस जोन का। तीसरा हो सकता है कि ये पूछ दे कि अगर ये स्पेसिफिक फसल या ये स्पेसिफिक आइटम अगर किसी क्षेत्र में होना चाहिए तो वो कौन से जोन में हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्या करना है कि इसमें आपको इस तरफ देखें तो 3 प्रमंडल आपको दिखाई देते हैं, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल और इसके साथ साथ एक प्रमंडल जो यहां पे हमें दरभंगा प्रमंडल दिखाई देता है। अब ये तीनों प्रमंडल को क्या करिए, जोड़ दीजिए। सारण में टोटल कितने जिले थे, 3। तिरहुत में कितने जिले थे, 6। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले थे, 3। तो 3, 6, 9 और ये 3, 12। तो ये 12 प्रमंडल हो गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें जोड़ना है एक डिस्ट्रिक्ट जो इस जोन 3A का हिस्सा है, बेगूसराय। एक स्पेसिफिक बेगूसराय जिले को जोड़ देना है। तो अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो हमें कितने जिले मिल गए, टोटल 13 जिले। तो यानी एक बार बीपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा जिले वाला जो जोन है एग्रीकल्चर जोन वो कौन सा है, तो जोन 1 है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए उसमें, 13। तो ये याद रखना है। दूसरा अगर हम लोग आते हैं तो दूसरा पार्ट में हम लोग चलते हैं जोन 2 में। जोन 2 में यदि हम लोग चलें तो यहां 2 प्रमंडल हमें दिखाई दे रहे हैं। एक इस तरफ जो प्रमंडल है उसका नाम है कोसी प्रमंडल और इस तरफ जो प्रमंडल है उसका नाम है पूर्णिया। तो कोसी प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 3। और पूर्णिया प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 और 3 हो गए 7। लेकिन यहां से एक और डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, जैसे यहां इन्होंने ले लिया,
ये ले लिए इसको खगड़िया, तो ये हो गया 1, तो 4 3 7 1 8, तो टोटल 8 जो है वो किस में हो गए, जोन 2 में। तो यानी ये जो जोन हम लोग डिसाइड कर रहे थे, ये जोन 1 में प्रमंडल को ध्यान रखिएगा तो याद रखना आसान है, अदरवाइज ऐसे जिला रटते जाइएगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। यहां पर सिर्फ ये बेगूसराय और यहां ये खगड़िया, ये दो, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, बस इतना ध्यान रखना है। और इस तरह से ये 8 हो गए। अब आते हैं हम लोग जोन 3A की तरफ। तो 3A में यहां 2 प्रमंडल है, एक है मुंगेर प्रमंडल और प्लस एक प्रमंडल है भागलपुर। और भागलपुर प्रमंडल में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है, तो 2। और अगर मुंगेर प्रमंडल में डिस्ट्रिक्ट थे 6, तो 6 में से खगड़िया तो एक इधर भाग गया, एक बेगूसराय में भाग गया, तो इसके पास कितना बचा, तो बचा 4। तो 4 और 2 यानी इस जोन के पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे 3A के पास, तो केवल 6 जिले होंगे। ठीक है, तो ये 6 जिले हो गए। अब आ गए यहां जोन 3B के पास, तो जो सबको दे दिए और उसके बाद जो बच गया वो किसको मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा जोन 3B को। तो इसमें कौन सा प्रमंडल आएगा, तो पटना प्रमंडल आएगा और प्लस मगध आएगा। पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी थी, 6। मगध में जिलों की संख्या कितनी है, 5। तो इस तरह से टोटल जिले कितने हो गए, 11। तो आप आसानी से चाहें तो इसको टेबल को याद रख सकते हैं, थोड़ा ये ट्रिक लगाइए और सारा याद हो जाएगा। तो यानी जो जोन एरिया है उसको अगर हम लोग बांटे तो हमें क्या दिखा, जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। जोन 1 में 3 प्रमंडल, सारण, तिरहुत, दरभंगा और उसके साथ एक एक्स्ट्रा जिला बेगूसराय। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जोन 1 में इन प्रमंडलों के अतिरिक्त कौन से क्षेत्र से जिला शामिल है या कौन सा जिला शामिल है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। जोन 2 में जाएंगे, कौन से प्रमंडल हैं, तो वहां पे प्रमंडल कौन से हैं, तो प्रमंडल 2 है, कोसी और पूर्णिया। और उसमें एक अतिरिक्त जिला कौन सा शामिल है, खगड़िया। मुंगेर और भागलपुर को मिलाएंगे तो 3A, और पटना और मगध को मिलाएंगे तो 3B। कौन सा ऐसा जिला है या कौन सा ऐसा जोन है जिसमें किसी बाहरी प्रमंडल का कोई भी जिला न शामिल हुआ है ना ही उस क्षेत्र से हटा है, तो यही होगा कि यहां सिंपल सा पटना और मगध पूरा शामिल है। और यहां पर देख रहे हैं एक अतिरिक्त जिला आ गया, ये अतिरिक्त जिला इधर आ गया, यहां से 2 जिले चले गए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ना जिला आया ना जिला गया। तो ये अब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने कल के क्लास में कहा था कि यदि आपको प्रमंडल याद है, जिले याद है, तो बाद में बहुत काम आएंगे। फैक्ट्स को याद करने में 5 मिनट में सब याद हो जाएगा। तो याद हो गया, जोन 1 याद हो गया, जोन 2 याद हो गया, जोन 3A याद हो गया और जोन 3B याद हो गया होगा। अब आइए इसकी खासियत पे बात करते हैं। खासियत पर यदि बात करें तो ये जो जोन है, इस जोन में वर्षा लगभग किशनगंज में 200 सेंटीमीटर होती है और जब इस तरफ बढ़ते आते हैं तो 140-50 तक बारिश होती है। तो यानी इस एरिया में बारिश अच्छी होती है, तो उसका नतीजा क्या होता है, यहां पर जूट की खेती होती है। जूट मतलब क्या हुआ, जूट का मतलब पटसन हो गया, जिसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, उसका हो गया। ठीक है, तो इसकी खेती होती है। इसके अलावा यहां पर मखाना अच्छा होगा। क्यों मखाना अच्छा होगा, क्योंकि मखाना का उत्पादन पानी में किया जाता है। यहां पर चाय की खेती होगी, क्योंकि चाय के लिए भी लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। तो ये हो गया। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इधर मछली पालन अच्छा होगा या मछली उत्पादन अच्छा होता है, क्योंकि जहां पानी लगेगा वहीं मछली उत्पादन होगा। तो ये कुछ खासियत है जो कि आपको जोन 2 में दिखाई देगा। जोन 1 में देखें तो ये हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज का वर्षा का प्रभाव इधर भी अच्छा होता है। तो 140 से लेके 130 के बीच में यहां औसत वर्षा हो जाती है। और हिमालयन रेंज से बहुत सारे रिवर्स हैं। रिवर्स के होने के कारण
यानी यहां पर बहुत सारे रिवर्स है और उनके कारण यहां पर खद्दान फसल बहुत अच्छा होता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, इन सब फसलों की जो खेती है इधर खूब होती है। इसके अलावा ये जो बीच वाला पट्टी का एरिया है, जो थोड़ा इधर भी, उन दोनों ही एरिया में मखाना की खेती ठीक ठाक होती है। ठीक है, तो इस तरह से जोन 1 और जोन 2 लगभग एक जैसे हैं, बट इधर खद्दान फसल ज्यादा होगा, इधर कुछ जो कह सकते हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप्स है उनकी खेती भी अच्छी होगी। ठीक है, और यही चाय की खेती के संबंध में बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कहां से शुरू हुआ था, तो किशनगंज के ठाकुरगंज से शुरू हुआ था, और बाद में और भी जो किशनगंज का एरिया वगैरह है उनमें भी चाय की खेती होती है। इधर गन्ना ज्यादा होगा, ये पश्चिमी चंपारण वगैरह जो है वो गन्ना के लिए बहुत फेमस माना जाता है, तो वो होगा। साउथ बिहार में अगर बात करें तो ये जो बॉर्डरिंग एरिया है इधर थोड़ा फसल कम होगा। इस एरिया में चूंकि ये बांगर सॉइल वाला एरिया है तो सिंचाई मिलने के बाद इस बीच वाले एरिया में अच्छी खेती होगी, खाद्यान्न फसलों की खेती होगी, बट थोड़े से मोटे अनाज जिसको कहते हैं मिलेट्स बोलते हैं जिनको, मोटे अनाज, उनकी खेती साउथ बिहार में ज्यादा होगी, क्योंकि इधर आते आते साउथ बिहार में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। 100 से 110-15 सेंटीमीटर के आसपास ही औसत वर्षा हो पाती है, तो जिसके कारण ये साउथ बिहार में मिलेट्स यानी मोटे अनाज को ज्यादा इधर प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एरिया चेंज होते ही ये कृषि का स्वरूप बदलता है, इसीलिए इस चैप्टर को दिया गया है। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, तो पहला तो हो गया कि 4 जोन बनाए गए, 1, 2 और फिर उसके बाद 3A 3B, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, अपने आप पता चल जाएगा किस जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पता होना चाहिए। अभी मैंने याद करा दिया, अब इस तरह से रटने की जरूरत ही नहीं है। जोन 2 में कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले आएंगे, याद रख लेना है। जोन 3A में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले आएंगे, जोन 3B में कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आएंगे। जोन 1 की क्या खासियत रहेगी, तो ठीक ठाक बारिश होती है, यहां जो है वो एक खादर सॉइल की प्रधानता होती है, जिसके कारण गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का, सब फसल, सारे फसल अच्छे होते। जोन 2 की बात करें तो यहां उससे भी ज्यादा बारिश होगी, तो यहां जूट, धान, चाय, मक्का, मखाना, अभी नए में ड्रैगन फ्रूट जैसे फसलों का उत्पादन हो रहा है। और साउथ बिहार में चूंकि वर्षा का परसेंटेज कम है, तो ऐसी स्थिति में इधर जो है थोड़ा सा बांगर सॉइल ज्यादा पाया जाता है, और बांगर सॉइल ज्यादा होने के कारण इनको सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है, एंड मोटे अनाज जो है, जो मिलेट्स है, वो यहां पर ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है। ये हो गया आपका कृषि जलवायु क्षेत्र, और यहां से अब जो भी प्रश्न आएगा वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र को समझे। अब लास्ट आते हैं आज के टॉपिक में, एक है हमारे पास सीजन, यानी बिहार की ऋतु। बिहार की ऋतुओं की बात करें तो बिहार में 3 सीजन होते हैं। ठीक है, भारत में 4 सीजन होते हैं, बिहार में 3 ही सीजन होते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आ गया पूरा, सॉरी, ये अगर समझ में आ गया, रट गए, याद हो गया, तो फिर आज के एक अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो इसी सबसे रिलेटेड टॉपिक है, इसीलिए आज ही उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक नए टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़िया, अब आते हैं हम लोग ये सीजन पे। तो सीजन में बात करें तो बिहार में 3 प्रकार के सीजन होते हैं। पहला जो शुरू होता है वो ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं उसको, समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, और समर सीजन का टाइम आपको याद रखना है। ठीक है, स्पेशली जो क्वेश्चन में यहां आने वाला है वो टाइम ही आएगा कि कब से कब तक। तो ये शुरू होता है मार्च से लेकर के जून तक, मध्य जून तक। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मार्च से लेकर के मध्य जून यानी 15 जून के बीच जो सीजन रहता है बिहार में, उसको कहा जाता है गर्मी का सीजन, समर सीजन। अब गर्मी के सीजन में क्या होता है बिहार में, तो गर्मी के सीजन में गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी के सीजन में गर्मी ज्यादा पड़ती है, और
इस दौरान जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो फिर यहां पर एक प्रकार की हवा चलती है जिसको लू कहा जाता है। और बिहार में बहुत सारी मौतें पिछले कुछ सालों में लू के कारण हुई हैं। बिहार में ऐसे तो नॉर्मली जो टेम्परेचर, जो बेसिक औसत टेम्परेचर इस पीरियड में रहता है लगभग 32 रहता है औसत, लेकिन सबसे ज्यादा चला जाता है कहां पे? गया में। तो बिहार का एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा गर्म जिला किसको कहते हैं? तो सबसे ज्यादा गर्म जिला जो है वो कौन है? वो गया है, क्योंकि गया में लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है। तो ये एक प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा बिहार में गर्मी के दिनों में कभी कभी वर्षा भी होती है। तो ये गर्मी के दिनों में वर्षा कैसे होती है? तो बंगाल की खाड़ी से कुछ चक्रवात आते हैं और उनके कारण ये वर्षा होती है। और कई बार नॉर्मली भी बंगाल की खाड़ी में दबाव पड़ने से बिहार में वर्षा हो जाती है। तो ऐसे वर्षा को बिहार में जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बिहार में नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी कहा जाता है, जो गर्मी के दिनों में वर्षा के रूप में होते हैं। इसे बंगाल के क्षेत्र में आम्र वर्षा, ठीक है, आम्र वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आम के फसल के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो गर्मी के ऋतु का टाइमिंग क्या है और गर्मी के ऋतु के दौरान होने वाली ये वर्षा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला डिस्ट्रिक्ट, यही 2-3 पॉइंट, और लू चलने वाली घटना, ये 3-4 पॉइंट है जो आपको समर सीजन से रिलेटेड बिहार में देखने को मिलते हैं। जैसे ही 15 जून को गर्मी खत्म होती है तो 15 जून से या मान लीजिए 16 जून से लेकर के अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक जो टाइम पीरियड होता है ये शुरू होता है वर्षा ऋतु का। तो कहिएगा सर ये तो बिहार में इस टाइम में बारिश नहीं आती है, तो आ जाती है। बिहार का जो स्पेशली किशनगंज वगैरह का एरिया है ना, वहां पे टाइमली बारिश स्टार्ट हो जाती है। बिहार के मध्य भागों में कई बार पहुंचने में समय लग जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, बट नॉर्मली क्या होता है, ये औसत निकाले जाते हैं। ये नहीं कि हाँ 2025 में कब बारिश आया उसके आधार पर ये देखा जाता है कि 1900 से लेकर के 2000 के बीच में किस तरह से ये रहा। तो इस प्रकार से 100 मतलब सालों का औसत निकाल करके ये जो बेसिक रूप से हम लोग कहें तो ये वर्षा को देखा जाता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु जो है वो 15 जून के आसपास शुरू होता है और 15 अक्टूबर तक चलता है। ये वर्षा किसके कारण होता है बिहार में? तो सिंपल सा रीजन है कि ये मानसून के कारण होता है, और मानसून जो बिहार में आता है वो लगभग मध्य जून में प्रवेश करता है। इसीलिए कई बार बीपीएससी में प्रश्न भी आता है कि 10 से 15 जून के आसपास बिहार में मानसून का प्रवेश होता है। और जो केरला है वहां पर भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे पहले जो है मेन एरिया में 1 जून के आसपास ही वर्षा का प्रवेश हो जाता है। बिहार में अगर औसत वर्षा की बात करें तो लगभग 112 सेंटीमीटर होता है। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की अगर हम लोग बात कर लें तो कुछ इसमें चेंज हुआ है। रेनफॉल में सर्वाधिक वर्षा तो किशनगंज में ही हुई, लेकिन इसकी मात्रा जो है वो 204 सेंटीमीटर रही। 204 सेंटीमीटर रही ये जो वर्षा हुई उसका। और सबसे जो कह सकते हैं कि कम वर्षा जो हुई, सबसे कम वर्षा पिछले साल के जो डाटा अगर हम लोग देखें तो ये अरवल में हुआ है। अरवल में हुआ है और ये लगभग 63.5% ये वो मात्रा है जो अरवल में हुआ। तो यानी 2 याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा लास्ट ईयर कहां बारिश हुआ और सबसे कम लास्ट ईयर कहां बारिश हुआ। ये डाटा चूंकि ये करेंट आधारित है, लास्ट ईयर के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उस पर आधारित है, आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित है। यानी ये जो डाटा आपको दिया गया है
इकोनॉमिकल सर्वे का है जो बिहार सरकार ने दिया था, उसके बेस पे ये जो है डाटा निकाला गया है। तो कई बार यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 2024-25 में सबसे कम वर्षा कहां हुई, 2024-25 में सबसे ज्यादा कहां हुई। जहानाबाद क्या है, वो लास्ट ईयर यानी 2023-24 के जो आंकड़े हैं उसमें जहानाबाद था, जो 22-23 में था। 23-24 जो था पिछला, उसमें जो है वो अरवल का डाटा जो है आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। ठीक है, तो इसी को याद रखना है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून को बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग में वर्षा प्राप्त होता है। बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है और दक्षिण बिहार में कुछ क्षेत्रों में सूखा भी पड़ जाता है, क्योंकि रेनफॉल का जो तरीका है बिहार में वो थोड़ा अलग है। आप देख सकते हैं कि बिहार में कितना चेंजेस है, बिहार में कितना अंतर है। अभी हम लोगों ने यहां पर एक मैप देखा, अभी एक डाटा पढ़ा, उसी से समझ लीजिए कि बिहार में यहां से यहां पहुंचने, ये यहां पर किशनगंज है और ये किशनगंज सीधा प्राप्त कर रहा है 204 सेंटीमीटर, और मात्र यहां से यहां आने में अरवल में जब हम पहुंच रहे हैं तो 63 सेंटीमीटर हो गया। यानी कितना बड़ा गैप है कि एक कॉर्नर से इस कॉर्नर तक में इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसी कारण से जो साउथ बिहार है वो कई बार सूखे के चपेट में आता है, और नॉर्थ बिहार में ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पर जो फ्लड सिचुएशंस है वो काफी क्रिएट हो जाते हैं और काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो उत्तर बिहार फ्लड से प्रभावित हो जाता है और दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित हो जाता है। ये इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है। तीसरा जो लास्ट ऋतु है वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु दोनों के बीच में आएगा, तो ये 15 अक्टूबर को खत्म हो रहा था और वो 1 मार्च को शुरू हो रहा था। तो इसका मतलब 15 अक्टूबर से लेके फरवरी तक, अब फरवरी 28 का हो या 29 का हो, इस पीरियड के बीच में जो मौसम होता है उसको हम लोग ठंडा का मौसम, शीत ऋतु या विंटर सीजन कहते हैं। ये विंटर सीजन के अंतर्गत क्या होगा, तो विंटर सीजन के अंतर्गत ठंड पड़ेगी, और जो सबसे ज्यादा गर्म जिला है वही हमारा सबसे ज्यादा कोल्ड डिस्ट्रिक्ट भी है। तो सबसे कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट या सबसे ठंडा जिला गया को माना जाता है। अब इस दौरान एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रख सकते हैं, प्रीति गया ही याद कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन आता है कि क्या होता है कि पूरा भारत के स्तर पे समझाता हूं। क्या होता है, यहां से कुछ ठंडी हवाएं जो है ये चल करके आती हैं भूमध्य सागर क्षेत्र से, और भूमध्य सागर के क्षेत्र से ये हवाओं में पानी की मात्रा होती है। ये हिमालय से टकरा करके इस तरह से भारत के आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। इस दौरान पंजाब, इसके आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली, दिल्ली से आगे बढ़ते हैं तो यूपी, और यूपी से आगे बढ़ते हैं तो बिहार। और इस तरह से ये भूमध्य सागर ये क्षेत्र से आने वाली हवाओं के कारण ये जो नॉर्थ बिहार है, या सॉरी नॉर्थ इंडिया है, इस नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों में वर्षा होती है और उसी का कभी कभी प्रभाव बिहार तक पहुंच जाता है। तो आप देखते होंगे कि ठंड का मौसम चल रहा है, जैसे अभी आपका मौसम चल रहा है, और इस मौसम में क्या होगा कि अचानक से कभी थोड़ा बूंदाबांदी शुरू हो जाएगा, बारिश होने लगेगी। जनवरी में स्पेशली ज्यादा होता है, जनवरी फरवरी में, तो ये बारिश होने लगेगी। तो ये बारिश जो है इसके कारण से जो पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। हालांकि वो जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा माना जाता है, रबी फसल के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये क्वेश्चन एक पॉइंट यहां पर है कि ये क्वेश्चन यही था कि दिसंबर और जनवरी के माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण ही पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है, और ये वर्षा रबी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ये क्यों होता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि विंटर सीजन में बिहार में बारिश क्यों होती है। तो इसका रीजन ये होता है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण होता है, जो मेडिटेरियन सी एरिया से चल करके आते हैं और दिसंबर जनवरी में बिहार के क्षेत्र में रेनफॉल कराते हैं। इसका रेनफॉल का प्रभाव ज्यादा कहां पड़ेगा, तो चूंकि ये इधर से आ रहा है तो ये वर्षा इस इलाके में ज्यादा होगी, और फिर ये यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर कमजोर पड़ जाएगी, इस इलाके में सबसे कम होगा।
क्यों कम होगा? कि दूर हो, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो पावर है वो कम होता जाएगा, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो यानी इसका ज्यादा प्रभाव वेस्टर्न और मिडिल पार्ट में ज्यादा पड़ता है। नॉर्थ पार्ट और नॉर्थ और ईस्ट जो पार्ट है उस एरिया में इसका प्रभाव कम करता है। इस एरिया में ज्यादा प्रभाव वर्षा किस मानसून से हो रही? तो मानसून के कारण ज्यादा वर्षा होती है। तो एक तो बेसिक चीजें ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो शीत ऋतु में जो पॉइंट हम लोगों ने देखा वो बस सिंपल सा था कि 2 ही पॉइंट ध्यान रखना है। एक टाइम पीरियड क्या है इसका, तो 15 अक्टूबर के आसपास यानी मिड अक्टूबर में शुरू होता है और फेब में जाकर के खत्म हो जाता है। और फिर जैसे ही फेब में खत्म होता है तो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाता है गर्मी का ऋतु। तो भारत में जो 4 ऋतुएं हैं उसकी तुलना में बिहार में 3 ऋतुओं को ही माना गया है और उन्हीं 3 ऋतुओं को फॉलो किया जाता है। सोनू केसरी 204 सेंटीमीटर रेनफॉल का मतलब नहीं समझे। रेनफॉल का मतलब क्या हुआ? बारिश जो होता है उस बारिश में गिरने वाले पानी की मात्रा को मापने का यंत्र बनाया गया है और मापक यंत्र में जो वर्षा की मात्रा है वो सेंटीमीटर में मापी जाती है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा बहुत ही शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि एक इस तरह का बोतल रखा जाता है और बोतल में एक कीप लगी होती है और ये कीप रख दिया जाता है और कीप में बारिश के दौरान जो पानी गिरता है वो यहां पे इकट्ठा होता है और अंदर में जहां जहां तक पानी इकट्ठा होता है इस पर सेंटीमीटर का माप लगा होता है। जितना यहां पर पानी इकट्ठा हुआ उतना सेंटीमीटर बारिश माना जाता है और पूरे सीजन के दौरान, ठीक है। जैसे कई बार सुनते होंगे कि एक रात में ही इतना सेंटीमीटर बारिश हो गई, तो वो मापने का यंत्र है, ठीक है, और उसमें सेंटीमीटर में ही मापा जाता है और उसी आधार पर निकाला जाता है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना होता है, फिर बिहार का औसत निकलता है और इस आधार पर यह निकाला जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 3-4 चीजें पढ़ी हैं। एक तो हम लोगों ने बिहार का फिजिकल डिवीजन पढ़ा, फिर बिहार का क्लाइमेट पढ़ा, फिर बिहार का एग्रीकल्चर क्लाइमेट पढ़ा और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि बिहार का जो सीजन है, ऋतु है, उसको पढ़ा, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू नीचे दिए गए हैं, बट इसमें यह ढूंढना थोड़ा टफ है कि कौन सा किस चैप्टर से है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं है, पूरा ज्योग्राफी का एमसीक्यू है इसमें। तो अब जैसे देखिए ये एग्जाम है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सोन गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये तो एक तो रिवर बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? अब देखिए यही अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा? तो चूंकि इसमें जोन नहीं लिखा है, जोन की जगह पे उन्होंने क्या किया, जोन की जगह पे क्या किया, एरिया पूछा। तो हमको पता है कि जो सबसे ज्यादा है वो यहां है 13 और इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे लास्ट में पीछे, नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा उत्तर पश्चिम का जो जोन है जिसको हम जोन 1 बोलेंगे, वही जोन 1 में सबसे ज्यादा जिले हैं और कितने जिले हैं, 13। अब उत्तर पूर्व कहता तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये साउथ और ये ईस्ट और ये साउथ और ये वेस्ट। तो इस आधार पे इसको निकालना था। तो जो आपने पढ़ा था बस उसी चीज को थोड़ा सा नए तरीके से इन्होंने पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? Which of the following districts does not have draw type of geological formation? धारवाड़ टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो धारवाड़ टाइप का नहीं है, ये ढूंढना है हमें। तो धारवाड़ टाइप का नहीं है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि धारवाड़ हम लोग देखे कहां थे। तो देखे ये थे कि बिहार का एक भौगोलिक मैप देखें और उस भौगोलिक मैप में हम लोगों ने देखा कि इधर जो है विंध्य और इस तरफ सारा धारवाड़। इस तरफ धारवाड़ में इधर 2 ही थे, इधर मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। आंख बंद करके भी याद कीजिएगा तो याद आ जाएगा कि रोहतास और कैमूर
हमें अलग रखना है साउथ बिहार के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उससे, तो ऐसे ही निकल जाएगा। थोड़ा सा जो बेसिक समझाएं बस उसी से सारे प्रश्न बन जाएंगे, आपको बस थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार? सबसे नवीनतम कौन है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑप्शन दे रहा है दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे नवीनतम होगा या ओल्डेस्ट होगा, यानी सबसे पुराना होगा? तो ये धारवाड़ जो है वो सबसे पुराना होगा। पठारी भाग ये भी ओल्ड होगा क्योंकि पठार तो पहले बने। बिहार का मैदान तो बिल्कुल ये सबसे न्यू होगा। दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल ये सेकेंड ओल्ड है, यानी यहां पे हमें सबसे नया ढूंढना है तो क्या मिल जाएगा, प्लेन्स ऑफ बिहार। तो प्लेन्स ऑफ बिहार जो है वो सबसे नया हो गया। ठीक है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज रिलेटिवली ओल्ड फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? यानी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पुराना। अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि कैसे पुराना खोजेंगे। ऑप्शन दिखेगा, आराम से मिल जाएगा। रोहतास का पठार नहीं होगा क्योंकि ये तो दूसरे नंबर पे आता है। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां ये तो बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया क्या, हिमालयन रेंज। और हिमालयन रेंज की बात कर रहे हैं तो ये सबसे न्यूएस्ट होगा पहाड़ी में। खड़गपुर की पहाड़ियां, चूंकि ये कहां पे पड़ता है, मुंगेर में, तो ये हो जाएगा धारवाड़ रेंज के अंतर्गत। उत्तर गंगा मैदान ये तो प्लेन के अंतर्गत आता है और प्लेन तो हमारा सबसे नया है, तो सीधा सा आंसर क्या हो गया, खड़गपुर के हिल्स। तो इसी तरीके से आपके प्रश्न जो पढ़े गए हैं उसमें से पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो अकॉर्डिंग टू कोपेन्स, अब अकॉर्डिंग टू कोपेन हमें कौन सा एरिया बताना है, तो नॉर्थ बिहार बताना है। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं कोपेन के अनुसार। उत्तर बिहार को हम लोगों ने पढ़ा था CWG और दक्षिण बिहार को पढ़ा था कैपिटल A स्मॉल w। तो चूंकि इसने केवल उत्तर बिहार पूछा है तो CAW हो गया। कोपेन का पूछा है इसलिए इसी का हम लोग बताएंगे। त्रिवार्था का पूछता तो उसका बताते, थॉर्नवेट का पूछता तो उसका बताते, सब हम लोगों ने अभी देखा था। तो बस वही चीज है यहां पे। ये सारे बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ झारखंड? तो झारखंड के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो पहले तो दिमाग में मैप आ गया कि भाई झारखंड हमारे किस तरफ है, तो साउथ में है, यहां पे कोई टेंशन नहीं है। अब झारखंड के साथ हम लोग ढूंढते हैं कि बॉर्डर कौन सा शेयर नहीं करते। तो गंगा सोन, तो गंगा यहां और सोन यहां, तो ये शेयर करेगा। अंग का मैदान यहां पे अंग ये शेयर करेगा। मगध का मैदान यहां मगध, तो ये भी बॉर्डर शेयर करेगा। मिथिला का मैदान, मिथिला मतलब यहां, और मिथिला का मैदान का मतलब यहां इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि गंडक और कोसी के बीच का हिस्सा। तो गंडक और कोसी के बीच का हिस्सा कभी भी झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो गया, निकल गया। तो इसी तरह से जो ज्योग्राफिकल मैप है उसको पॉलिटिकल मैप से आपको क्या करना है, इंटरलिंक करना है और उसके आधार पर पढ़ना है। जिस लेवल का लगभग आपको ये मैप आएंगे उसी मतलब जिस तरह के बीपीएससी के क्वेश्चन होते हैं लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आपको एडीओ में भी होने चाहिए। ठीक है, थोड़े मीडियम ही रहेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहेंगे और ना ही बहुत ज्यादा आसान रहेंगे, बट मीडियम रहेंगे। ठीक है।
चलिए, तो बढ़िया, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके ज्योग्राफी के अगले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनकी चर्चा करेंगे। अब जो आप लोग एक दो पॉइंट में देख पा रहा था कि ज्यादातर लोग जो है आप बता रहे थे कि पीडीएफ कुछ अपलोड नहीं हुआ है, तो ठीक है, उस पे बात कर हम देख लेते हैं कौन कौन सा नहीं अपलोडेड है और जल्द ही उसको अपलोड करा दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स का पीपीटी तो मुझे लगता है ये डेली अपलोड हो जाता है, एक बार चेक कर लेने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में करेंट अफेयर्स की बुक, वो भी 2-3 दिनों में निश्चित रूप से आ जाएगी। इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट, ये मुझे जानकारी नहीं है, तो एक बार पता करना पड़ेगा। रिवीजन नोट्स जो बोला गया था वो सारे सब्जेक्ट का नहीं डाला गया होगा, तो मैंने बताया कि जिस जिस सब्जेक्ट का आ गया है वो आ जाएगा, और जो बचा हुआ है वो काफी जो बचा हुआ है वो सब डाल दिया जाएगा। एडीओ का प्रैक्टिस सेट मुजफ्फरपुर में नहीं मिला है, तो इसके लिए आप दुकान से ही संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि आप मंगा दीजिए। जो मेन दुकान है जो बीपीएससी के आइटम्स बेचते हैं उनके पास आपको मिल जाएंगे। आशीष आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुम ज्यादा ही तारीफ कर दिए मेरी। कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा अब मुझे नहीं मालूम है, कुछ जानकारी मुझे भी नहीं रहती है। रिवीजन नोट्स दीजिए प्लीज। मैंने बताया कि वो जो भी आपका नोट्स मिला हुआ है उसको पढ़िए, और बाकी जिस सब्जेक्ट का आपको नहीं मिला हुआ है वो एक सप्ताह के अंदर सबको अपलोड रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम है तो मुझे भी ये पता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए। ऑनलाइन करेंट अफेयर्स कब तक मिलेगी, कौन सा ऑनलाइन जो साइट्स वगैरह है उस पर अवेलेबल हो जाएगा आज से ही करेंट अफेयर्स। ऐप में नोट्स जो है स्टडी मटेरियल में दिया गया हुआ होगा। चलिए, साइंस का लेवल कैसा रहेगा यार, मुझे अगर पहले से पता हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा तो बहुत आसान हो जाए ना, मतलब ठीक रहेगा। आपको जो पढ़ते हैं उसी लेवल पे पढ़िए। अभी आप जितना तैयारी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उसको कीजिए, और बाकी वहां पे अब क्या आएगा ये पहले से कहना थोड़ा सा कठिन है। चलिए ठीक है, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और बाकी चीजों को मैं आज पता कर लेता हूं तो फिर मैं कल कुछ बता पाऊंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।